और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लॉकडाउन 4 के पहले दिन यूपी में 4,464 मरीज हो चुके हैं। एक दिन में 208 नए मरीज मिले। ये एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। बीते 48 घंटे में सर्वाधिक 413 मरीज सामने आए हैं और अब तक कुल 112 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा है। आगरा में अभी भी आंकड़े 807 के साथ सबसे ज्यादा बने हुए हैं। मेरठ में भी पीएससी के 7 जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। फर्रुखाबाद में 5, गोरखपुर में 4 नए संक्रमित मिले हैं और प्रयागराज में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई। एटा में एक दरोगा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आजमगढ़ में भी कोरोना के 2 नए केस मिले। तो आपको बता दें कि ये कोरोना का अपडेट है। मेरठ में पीएससी के 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं और उसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। शवों के साथ घायल मजदूरों को बैठाने के मामले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले हैं कि जांच होगी, इस लापरवाही की जांच कराएंगे। एबीपी गंगा ने सबूत मिटाने की तस्वीरें दिखाई थी। ये दिखाया था कि कैसे ट्रक में शव और मजदूरों को एक साथ ले जाया जा रहा था और उसके बाद इस पूरे मामले पर एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि मामले की जांच होगी और कार्रवाई भी करवाई जाएगी। इसी मामले पर प्रयागराज के आईजी जोन केपी सिंह ने भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भी चूक हुई है वो कानपुर और औरैया के स्तर पर हुई है। हमें जब जानकारी मिली तो हमने कौशाम्बी से ही व्यवस्थाएं शुरू कर दी थी, फिर चाहे वो बर्फ मुहैया कराने की बात हो या फिर शवों को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने की। और इसी बड़े और संवेदनशील मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहले आपकी हम यही प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि औरैया मामले को लेकर आप लोगों ने और आपकी सरकार ने जितनी संवेदनशीलता दिखाई थी, जितने बड़े फैसले लिए थे, उसके बाद जब ये तस्वीर आए कि मृतकों को और जो मजदूर हैं घायल उनको एक साथ ट्रक पर भेज दिया जाए, ये कितनी बड़ी लापरवाही आप मानते हैं? है। पहले तो औरैया कांड पे ही हम लोग बहुत दुखी हैं और इस जीवन अब होना पड़ा है जी। अब उसके बाद तो एक संख्या है, संख्या में हम उस क्षेत्र के गांव के जो लोग थे जी, कई बार 100 के 7 लोग जाना चाहते हैं, लेकिन 100 को एम्बुलेंस से ही भेजना चाहिए। किसने भी की जाएगी जी। लेकिन पूरी संवेदनशीलता के साथ जो हमारे मजदूर भाई बहन देश के किसी प्रदेश में रहते थे, चाहते हैं जी, तो उनके सम्मान में कोई कमी ना आवे, उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना आवे, उनको कोई असुविधा ना होने पावे। ये हमारी लगातार कोशिश है और सरकार इसके लिए भरपूर प्रयास कर रही है। क्योंकि संख्या इतनी अधिक है हमारे जो उत्तर प्रदेश सहित बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आदि प्रदेशों के लोगों का, कई लोगों का रास्ता यूपी से होकर के जा रहा है और यह भारी संख्या कई स्थानों पे एकत्र भी हो रही है। और इसमें बहुत घटिया रोल मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का बिल्कुल सर, उन चीजों पर भी आएंगे सर, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिसकी भी लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने जमीन पर भी सर खूब जंग लड़ी है और आप सरकार में भी हैं। प्रथम दृष्टया आप किसे मानते हैं कि किसके स्तर पर ऐसी संवेदनहीनता दिखाई गई, किसकी लापरवाही आप मानते हैं? देखिए, लापरवाही तो स्वाभाविक तौर से जहाँ से पोस्टमार्टम हुआ होगा, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद 100 रखे गए होंगे, तो ये गलती तो औरैया से ही होगी जी। और अगर गलती सरकार की औरैया या कहीं से किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने, किसी भी प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा किया है जी, तो निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई करेंगे और जरूर करेंगे। और ऐसा भगवान न करे किसी के साथ कोई घटना, दुर्घटना इस संकट के समय, इस आपदा के समय हो जी। और अगर कहीं ऐसी कोई घटना घट गई है तो उनको पूरे सम्मान के साथ इस
बहुत सरकार संवेदनशील है और सरकार को बहुत इस घटना से दुख है और तत्काल इसको ध्यान में रख करके ही जो सड़क मार्ग से लोग ट्रकों से आदि साधनों से जा रहे थे जी उनसे अपील की गई, उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था की गई, बसों की व्यवस्था की गई। तो यह घटना तो बहुत दुखदायी है। इससे जांच के लिए जैसा कहा गया है, जी जांच करके जो दोषी होगा कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। सर, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रमोद तिवारी जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये आपराधिक कृत्य है, संवेदनहीनता नहीं है, इस पर तो कार्रवाई हुई। साथ ही इसी बहाने उन्होंने बसेस का मुद्दा भी उठा दिया कि प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, हम बस चलाना चाहते हैं तो बस चलाने की अनुमति नहीं मिलती है। कांग्रेस के लोग नौटंकी कर रहे हैं। फोटो खिंचाने का सेशन का यह समय नहीं है और कांग्रेस यही काम कर रही है। एक तरफ कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी जी उन पीड़ा से ग्रस्त मजदूरों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवा करके ट्विटर में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया से प्रचारित कर रहे हैं, मीडिया को माध्यम बना रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी बहन और कांग्रेस की नेता जी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी राजस्थान की बसों को ला करके उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़ी करके फोटो खिंचवाने का अपने नेताओं के माध्यम से काम कर रही है। ये घटिया आचरण है और उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार सारा प्रयास कर रही है और मैं जो दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है उन्हें वहां पे अच्छा जो कर सकते हैं करना चाहिए। जी लेकिन इस पीड़ा के समय में, इस दर्दनाक एक तरह से कालखंड में जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस ने दिखाया है, जिस प्रकार का आचरण समाजवादी पार्टी ने दिखाया है, ये जमीन पे कुछ नहीं करना चाहते गरीबों के लिए। बस खड़ी कर दिए, गरीबों को भोजन क्यों नहीं बांट रहे हैं, इनके पास अगर क्षमता है तो। ये नाटक करना बंद करें और इस प्रकार के नाटक को जनता बहुत गंभीरता से देख रही है। मैं राजनीति का समय, भाषा में तो बोल देती कि राजनीति का समय नहीं है, हम भी कहते राजनीति का समय नहीं है, लेकिन आपने हर कदम पर राजनीति की है। जी जिस कांग्रेस ने कभी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब कांग्रेस आज बड़ी मजदूरों की कैसी बन रही है। ये एकदम गलत है, ये एकदम झूठ है। ठीक है। सर, अब एक और तस्वीरों की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। आज गाजियाबाद से तस्वीर आई है, मेरठ से तस्वीर सामने आई है, कानपुर से तस्वीर आई है कि लगातार आप लोगों की तरफ से कोशिश हो रही है कि ट्रेनें बड़ी संख्या में चलें और लोगों को सम्मान के साथ गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना मुश्किल हो रहा है। और तस्वीर अगर आपके सामने एबीपी गंगा लगा हो तो तस्वीर आप सर देख भी पाएंगे। क्या मानते हैं कि यहाँ पर प्रशासन को ज्यादा सजग होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। 2 गज की दूरी का तो बिल्कुल वहां पर सवाल ही नहीं उठ पा रहा है कि मेंटेन हो सके। देखिए, सरकार का निर्देश है और प्रशासन पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि लगातार 40 दिन से अधिक समय बीत गया है, चाहे पुलिस के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों, अपनी मेहनत इस हिसाब से करके उन्होंने देने का काम किया है। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जब अचानक हजारों हजार की भीड़ उमड़ करके सामने आ जाएगी, हम उनके ऊपर लाठी चला नहीं सकते, जी उनको हम जबरदस्ती रोक नहीं सकते। उनसे हम निवेदन कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनको पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसमें सबको मिलकर के सहयोग करने की आवश्यकता है। हमारी पीड़ा है इस बात की, हमारा दर्द हमारा भी है, सरकार का भी दर्द है कि यह जो भारी संख्या में लोग, अभी एक बड़ी संख्या है जो अब किसी भी स्थिति में जहां है वहां रुकना नहीं चाहते, अपने घर जाना चाहते हैं। जी सरकार ने जितने संसाधन झोंके हैं, जितनी व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, उसका सदुपयोग हो जाए, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, सब लोगों को अनुकूल माहौल बनाने का काम करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग क्रमशः निकल करके ऐसे स्थानों पे आवे, उसकी जगह वो 500 बस, 1000 बस की बात करके और दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, यह गलत है। इसके कारण से मेरे मजदूर भाई बहन जी अनेक प्रकार की तकलीफों को उठा रहे हैं और इसका दोष मैं इन दोनों दलों के ऊपर मढ़ता हूँ। जी सर, आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है शाम को। लॉकडाउन 4 को लेकर जो रूपरेखा होगी वो तय होगी। अभी तक जो स्थितियां हैं उसमें आप किस तरीके से विश्लेषण कर पा रहे हैं? ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है या थोड़ी राहत देने की ज़रूरत है? किस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं? क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन में काफी कुछ पिक्चर साफ की गई है, लेकिन जो अधिकार राज्य सरकार के पास है उसको लेकर के 5:30 बजे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसमें विस्तार से सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ चर्चा करके जी जो गाइडलाइन होगी उसके कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। लेकिन उम्मीद रखना चाहिए कि हम भी चाहते हैं रिलीफ कई क्षेत्रों में देने की आवश्यकता है, सरकार चाहती भी देना है,
लेकिन हमें लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके कोरोना संक्रमण का विस्तार भी ना होने पावे और कई कार्य जो पूरी तरह से बंद पड़े वो शुरू हो जाए, वह सारे विषय ध्यान में रख करके आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद हम आपको डिटेल जरूर साझा करेंगे। लेकिन अभी पहले से उस पर कुछ बोलना बस इतना भाव है कि उत्तर प्रदेश हो, देश हो, वह पूरी गतिविधि जो ठप पड़ी है वो धीरे धीरे चल पड़े, इससे रोजगार भी लोगों को मिले, व्यापार भी लोगों को मिले और जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने की स्थिति थी वो पटरी पे आए। जी सर, एक तस्वीर और भी लगातार बन रही है। जिस तरीके से औरैया हादसे के बाद आप लोगों ने फैसला लिया कि अब बॉर्डर पूरी तरीके से सील होंगे, पैदल हम किसी को नहीं जाने देंगे, उनको हम बस में बिठाएंगे, ट्रेन में बिठाएंगे और सुरक्षा के साथ भेजा जाएगा। झांसी से तस्वीर आई, महोबा की तस्वीर आई, इसके अलावा प्रयागराज की बात करें तो रीवा बॉर्डर जो लगता है, क्या इन बॉर्डर्स के इलाकों में अब ज़्यादा बसेस डिप्लॉय करने की ज़रूरत है या आप लोग कर रहे हैं, और किस तरीके से व्यवस्था और दुरुस्त की जा रही है? अगर हम किसी को पैदल नहीं जाने देना है तो उनको हम और बेहतर सुविधाएं देने जा रहे हैं। देखिए, हर बॉर्डर पे पर्याप्त सुविधा देने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और हर बॉर्डर के जो जिले हैं वहाँ के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर बड़ी संख्या में बसों को रखा गया है। लेकिन भीड़ इतनी अधिक है कि सारी व्यवस्था जैसे कि कुछ करो तो वो छोटी पड़ जा रही है। तो जब छोटी पड़ जा रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? पहले तो ये मजदूर भाई बहन हमारे हैं, आते हैं तो पहले इनको रुकने, इनको भोजन आदि की व्यवस्था करना, यह भी कर रहे हैं। और फिर एक ही जगह जब कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, तो कोई झारखंड का है, तो कोई यूपी का है, तो उनको पता करना पड़ता है कौन कहाँ का है, फिर उनको अलग अलग बसों में बैठाना भी पड़ता है। तो यह सारी बातों को ध्यान में रख करके व्यवस्था तो निश्चित तौर से बहुत अच्छी की जा रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह जो भीड़ है अभी, इस भीड़ का कैसे नियंत्रण हो जाए, कैसे भीड़ एकाएक जो टूट पड़ रही है वो एकाएक न टूट करके राज्य व अनुसार एकत्र हो जाए, यह सारा प्रयास किया जा रहा है। और चाहे वह झांसी बॉर्डर हो, चाहे वो आगरा में उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा हो, और चाहे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा हो, चाहे दिल्ली और यूपी की सीमा हो, चाहे हरियाणा और यूपी की सीमा हो, सभी सीमा क्षेत्र पे व्यवस्था की जा रही है। और हमारा प्रयास है कि हम लोगों को सकुशल उनके घर तक पहुंचावें और उनको कोई असुविधा ना भोजन की हो, ना पानी की हो। लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं कैसे, ये मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, इसके लिए मैं कांग्रेस को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानता हूँ, जो लगातार केवल भड़काने का काम किया, कोई मदद करने का काम नहीं किया। बिल्कुल सर, और एबीपी गंगा लगातार अपने तमाम रिपोर्ट्स के जरिए लोगों से अपील भी कर रहा है, श्रमिकों से खास तौर से, कि आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, सरकार आपके साथ है। 1-2 दिन की देरी हो सकती है लेकिन सुरक्षा आपकी इसी में है कि आप सरकारी माध्यम का प्रयोग करें। इन सब के साथ सर आंकड़े भी आपके पास आ रहे होंगे, जो मजदूर यूपी की सीमा में दाखिल हो रहे हैं उनको आगे जाना है, उत्तर प्रदेश के बासिंदों की संख्या ज्यादा है या फिर जो अन्य राज्यों में जिनको जाना है वो भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी यूपी सरकार उठा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो संख्या है उसकी तो हमारी जिम्मेदारी है ही, उसको तो हम उठा ही रहे हैं। लेकिन देश के किसी भी राज्य के अगर मजदूर भाई बहन हैं तो उनकी जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है और उसको भी हम निभा रहे हैं। अब देश के किसी राज्य के लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहे हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जिस राज्य के हैं उनको अलग अलग प्रकार से उस सीमा तक पहुंचाने का काम करें। और आज की बैठक में भी कुछ निर्णय हो जाएगा। जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, अगर वो अपनी बसें भेज करके ले जाना चाहेंगे तो उनके जो राज्य के लोग होंगे उसकी भी व्यवस्था करेंगे। और अगर वो कहेंगे तो हम यूपी सरकार की बसों के माध्यम से भी जो उनको सुविधा दे सकते हैं देने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोग हैं तो उनको हम उनके गंतव्य तक, उनके गाँव तक, उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। बिल्कुल सर, आखिरी 2 छोटे-छोटे सवाल मेरे और हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, यूपी को किस तरीके से सर फायदा मिलने जा रहा है? क्योंकि विपक्ष इस पर बड़े सवाल उठा रहा है और सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स चल पड़े इसको लेकर। मुझे लग रहा है पहले तो विपक्ष को राजनीति करने का फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इसी समय जितनी उनको राजनीति वो कर लें। भारत सरकार का जो पैकेज है उसका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि यह पैकेज उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा। यह गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के जीवन में ही खुशहाली नहीं लाएगा बल्कि जो रोजगार के क्षेत्र है उसमें व्यापक अवसर पैदा होंगे। कृषि के उपज की बर्बादी में कमी आएगी,
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। ऑर्गेनिक उत्पादन बहुत तेजी के साथ अब उत्तर प्रदेश के अंदर और अधिक बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश ने लगातार जब से हमारी सरकार बनी है तब से प्रयास किया है कि भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिले। और वह मैं ये भी कहूं कि उत्तर प्रदेश इसका अधिकारी है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है और हमारी सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और यह परिणाम लाएंगे। और इस पैकेज का सर्वाधिक लाभ मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को मिलेगा। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल हमारा आपकी कर्मभूमि से जुड़ा है। हालांकि आप प्रदेश का नेतृत्व करते हैं तो पूरा प्रदेश ही आपकी कर्मभूमि है, लेकिन प्रमुख तौर से प्रयागराज। सर, हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जनता से टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और अगर कोई दिक्कत है तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में कुरांव थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है टुड़ियार, वो आखिरी गांव है उत्तर प्रदेश का, बड़ोखर चौकी में लगता है। वहां से क्वेरी लगातार 4-5 दिनों से आ रही है कि कुछ प्रवासी श्रमिक वहां पर पहुंचे हैं और वो गांव बार बार पुलिस से भी संपर्क कर रहा है, हेल्पलाइंस पर संपर्क कर रहा है, लेकिन उन लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। तो इस मामले का संज्ञान आप लें, इसलिए मैं उन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। धन्यवाद है, मैं इस आवाज़ को सुन रहा हूँ और एबीपी गंगा का यह जो प्रयास है इसकी सराहना भी करता हूँ। यह एक बड़ी विकट समस्या हर गांव के अंदर लगभग है, क्योंकि गांव में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो हर प्रकार के अनुशासन में रह रही है और कुछ संख्या जो हमारे जो बाहर से लोग आए हैं अब गांव में पहुंचने के बाद घूमने टहलने का काम कर रहे हैं। गांव की सुरक्षा समिति प्रयास तो कर रही है, लेकिन मैं एबीपी गंगा के माध्यम से उन सभी संभ्रांत लोगों से भी अपील करता हूं जो गांव में रहते हैं वह भी इसमें सहयोग करें और जो बाहर से आए हुए हैं वो क्वारंटीन जरूर करें, होम क्वारंटीन करें। जो क्वारंटीन सेंटर है वहां पर क्वारंटीन के लिए जाएं, क्योंकि यह संक्रमण फैले ना। मैं जानता हूं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी बहुत प्रतिरोधक क्षमता है और वह इतनी लंबी यात्रा करके अगर उनके अंदर संक्रमण है भी तो भी उससे लड़ करके उसको हराने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन वह जो उससे आगे कोई बुजुर्ग के, किसी बच्चे के, किसी ऐसे सदस्य के संपर्क में आ जाएंगे जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं अपने जो प्रवासी भाई बहन हैं उनसे भी अपील करता हूं और गांव के जो संभ्रांत लोग हैं एबीपी गंगा के माध्यम से उनसे भी अपील करता हूं कि वह भी इस प्रकार से प्रयास करें, अपील करें। लोग घर में रहें तो अलग रहें और एक दूसरे को छूने का काम ना करें, एक दूसरे को स्पर्श करने का काम ना करें। और आपने इस संदेश हमें पहुंचाया, हम तुरंत इस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपका जो सुझाव है, आपकी जो बातचीत है वो तमाम जो भ्रम है या जो तमाम सवाल है उनके जवाब बेहतर ढंग से देती है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर से कहना है कि औरैया मामले में जो कुछ भी हुआ उसमें जाँच के बाद कार्रवाई होगी। रही बात सवालों की, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल इस वक्त राजनीति कर रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन 4 के पहले दिन कानपुर में भी परेशान करने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। यहाँ के सबसे बड़े थोक मार्केट नयागंज में जमकर भीड़ उमड़ी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई। हालांकि पुलिस के कुछ जवान गाड़ियों को रोकने की खानापूर्ति करते दिखे। तो तस्वीर आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश लॉकडाउन में जी रहा है, वो भी चौथा चरण है लॉकडाउन। लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और लॉकडाउन 4 के पहले दिन की जो कानपुर की तस्वीरें हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं। हम इस वक्त घंटाघर चौराहे के पास कलेक्टरगंज बाज़ार के बाहर मौजूद हैं और जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो आपको हैरान कर सकती हैं, आपको दंग कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से जो यहाँ कानपुर के लोग हैं वो बेपरवाह हो गए हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जिस तरह से लगातार कानपुर का जो खतरा है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो ये बाज़ार है ये थोक की बाज़ार है और यहाँ पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिरकार जो अपील की जा रही है सोशल वैक्सीन, जो कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी सोशल वैक्सीन है, उसकी धज्जियाँ उड़ती नज़र आ रही हैं। और ये तस्वीरें बेहद खतरनाक कही जाए या खौफजदा करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन की तरफ से। हालांकि जब मार्केट खुलने की बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि नियम कानून जो है वो सख्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, अल्टरनेट में जो दुकानें हैं वो खुलेंगी, जो बहुत ज़रूरी लोग हैं वही जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर
आप जो तस्वीरें हैं वो साफ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैदल चलने तक की जगह नहीं है। हालांकि बाजार के बाहर बैरिकेड्स किया गया है, लोगों को गाड़ियां जो है उसको रोका जा रहा है, लेकिन जो पीछे की तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफ़ी हैं और जिस तरह से कानपुर में अभी जो संक्रमण का खतरा है वो कम नहीं हुआ है। और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें वाकई कानपुर के साथ साथ जो प्रशासन है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि किस तरह से लोग बेपरवाह हो गए हैं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ हैं वो उड़ती नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।